KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके परिचय में हम लोग देखेंगे कि वायु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है। जिस प्रकार जल जीव जल में जीवित रहते हैं, ठीक वैसे ही धरा पर वायुमंडल जीवन का आधार है। प्रत्येक जीवित प्राणी श्वास से प्राणवायु ग्रहण करता है तथा प्रश्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। वायुमंडल दो शब्द वायु प्लस मंडल का समन्वय है और इस प्रकार से वायु का अर्थ है गैस तथा मंडल का अर्थ है आवरण। अर्थात वायुमंडल गैसों का वह विशाल घेरा है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी जीवन का ग्रह है और इस प्रकार से वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरा हुआ है और धरा पर जीवन के अंकुर उपजाता है। जीव भोजन और जल के अभाव में तो कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु श्वास के बिना अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वायुमंडल अनेक ऐसी गैसों का मिश्रण है जो मानव और जीवों तथा वनस्पतियों के लिए आवश्यक है। इनमें जीवों के लिए ऑक्सीजन है तथा पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। और इस प्रकार से पीलेक ने वायुमंडल को इन शब्दों में परिभाषित किया है। जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसके चारों ओर गैसों का बाह्य आवरण पाया जाता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इस प्रकार से वायुमंडल गैसों का कई सौ मीटर मोटाई का आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का 99% है जो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आइए देखते हैं। वायुमंडल के संगठन में विविध गैसों का योगदान है। इनमें गैसों के साथ साथ जलवाष्प तथा धूल के कण भी विद्यमान रहते हैं। वायुमंडल में हल्की गैसें ऊपरी भाग में तथा भारी गैसें निचले भाग में पाई जाती है। ऊपरी भागों में ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाममात्र की ही रह जाती है और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से मात्र 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही व्याप्त है। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल की मुख्य गैसें। आइए देखते हैं। वायुमंडल की मुख्य गैसें इस प्रकार है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है। यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण का कुछ अंश सोखकर तथा उसका कुछ अंश पृथ्वी की ओर भेज देती है। इसलिए पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है।
वायुमंडल में दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक तापन या कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो गैस है वो है ओजोन। आइए देखते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। ओजोन गैस वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन गैस वायुमंडल का वह फिल्टर है जो सूर्य की ओर से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को उनके दुष्प्रभाव से बचाता है। इस गैस को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है और इस प्रकार से वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति का सीधा अर्थ है भूतल पर विनाश और इसके कारण भयंकर उष्णता तथा घातक रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं आगे है वायुमंडल की स्थायी गैसें, जिसमें घटक सूत्र और द्रव्यमान प्रतिशत में दिया गया है। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोजन N2 78.8 है, ऑक्सीजन है O2 20.95 है, आर्गन है Ar 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं 0.036 है। आगे है नियॉन Ne जिसे 0.002 कहा जाता है। आगे है हीलियम He 0.0005 है। आगे क्रिप्टॉन है Kr 0.001 है। जीनान Xe 0.00009 है। आगे है हाइड्रोजन H2, ये है 0.00005। आगे जलवाष्प। आइए देखते हैं जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प व्याप्त रहती है, जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ बढ़ती जाती है। उष्ण तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4% तक होती है। ध्रुवों तथा शीत प्रधान भागों में इसकी मात्रा घटकर मात्र 1% ही रह जाती है और इस प्रकार से विषुवत वृत्त पर यह सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। जलवाष्प सूर्य तप का कुछ अंश अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करके पृथ्वी की कंबल की तरह सेवाएं प्रदान करती हैं। वायुमंडल पृथ्वी को अधिक गर्म तथा अधिक ठंडा होने से बचाता है। यह जलवायु को स्थिर और अस्थिर होने से भी बचाता है। हम लोग देखेंगे धूलकण। आइए देखते हैं। धूलकण वायुमंडल में सूक्ष्म और ठोस रूप में धूलकण भी विद्यमान होते हैं, जो सागरीय लवण, मिट्टी, धुंध, धुएं, राख, परागकण तथा उल्काओं के टूटे हुए कणों से आते हैं और इस प्रकार से वायुमंडल के निचले भागों में पाए जाने वाले इन धूल कणों को संवहनीय वायु का प्रवाह ऊपर ले जाता है। शुष्क वायु तथा उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु प्रदेश धूल कणों के जमाव के क्षेत्र हैं। ये विषुवतीय तथा ध्रुवीय प्रदेशों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। धूल और लवण कण आर्द्रताग्राही हैं, जो चारों ओर की जलवाष्प को संघनित करके मेघों में बदल देते हैं। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आइए देखते हैं। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों से बना है। पृथ्वी की सतह के निकट
घनत्व अधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ यह कम होता चला जाता है। तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को निम्न स्तरों में बांटा गया। ये चित्र आप देख रहे हैं वायुमंडल का स्तरीकरण। इसमें आप देख रहे हैं पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, ठीक। उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद ये आप 50 किलोमीटर तक देख रहे हैं समताप मंडल, और उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल, उसी के नीचे ओजोन मंडल भी है इसी में। आगे है 400 किलो 80 से 400 के बीच में आयन मंडल, जिसमें रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता रहता है, और आगे 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है बाह्यमंडल, ठीक। आगे देखेंगे क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल के सबसे निचले भागों में आइए देखते हैं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर होती है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसे परिवर्तन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है। इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव होता है, और इस प्रकार से मौसम की प्रायः सभी घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में संपादित होते। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच 11/2 मोटी परत को ट्रोपोपास कहते हैं। इस भाग में सभी मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं, और वास्तव में यह दोनों मंडल का विभाजक है, ठीक। मानचित्र में भी देख सकते हैं ये क्षोभ सीमा जिसको है, ये विभाजक है, देखेंगे, ठीक। समताप मंडल, आइए देखते हैं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। इसकी ऊंचाई 12 से 30 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें ताप वितरण में समानता होती है, मौसमी स्थिरता रहती है, क्षैतिज क्षीण पवन चलती है, और आंधी तूफान नहीं आते हैं। इस परत में मौसमी गुब्बारे, वायुयान, जेट विमान उड़ते हैं। और इस प्रकार से नेक्स्ट है ओजोन मंडल, या कह लीजिए ओजोनोस्फेयर जिसे कहा जाता है। आइए देखते हैं ओजोन मंडल ओजोनोस्फेयर। धरातल से 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस O3 की प्रधानता वाली परत मिलती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। और इस प्रकार से वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप कई ऐसे तत्वों का उत्पादन किया जा रहा है जिनसे इस जीवन रक्षक परत का विनाश हो रहा है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जेट विमान के तीव्र प्रवाह तथा नाइट्रस ऑक्साइड के कारण इस परत की सर्वाधिक हानि हो रही है। और इस प्रकार से आगे है नेक्स्ट आयन मंडल। आयन मंडल जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है, ये मानचित्र में भी इसमें बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे आयन मंडल। आइए देखते हैं आयन मंडल या आयनोस्फेयर।
धरातल से 50 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल का विस्तार पाया जाता है और इसे ताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली एक्स और गामा किरणें द्वारा नाइट्रोजन आदि गैसों के अणुओं पर आघात पड़ने से उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये गैसें आयन में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार से आयनीकरण की यह क्रिया प्रायः 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटित होती है और इस प्रकार आयन मंडल के कारण ही हमें रेडियो तथा टेलीविज़न के कार्यक्रम सुलभ हो जाते हैं। आयन मंडल में ही उत्तरी ध्रुव के ऊपर ब्रह्मांड किरणों के कारण रात्रि में उत्तरी ध्रुव प्रकाश अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दक्षिणी ध्रुव प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। आइए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से 400 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मंडल मिलता है। सुदूर संवेदन भू उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसी मंडल में अपनी ध्रुवीय कक्षाओं में उड़ते हैं। बहिर्मंडल के समाप्त होने के पश्चात चुंबक मंडल प्रारंभ होता है, जिसमें यद्यपि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं। लोग देखेंगे मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। आइए देखते हैं। समग्र वायुमंडलीय तत्व का मानव जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से सभी वायुमंडलीय तत्वों को समग्र रूप से जलवायु कहा जाता है। जलवायु एक यौगिक शब्द है जिसमें जल का अर्थ आर्द्रता, उसकी मात्रा तथा उत्पत्ति है। वायु का अर्थ पवन की दिशा, उसकी दिशा एवं उत्पत्ति जो दबाव में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है, तथा वायु दबाव तापमान पर आश्रित होता है और इस प्रकार से उक्त तत्वों की मिश्रित क्रियाशीलता की व्याख्या ही जलवायु के अंतर्गत आती है। इस जलवायु का सर्वांग प्रभाव मानव जीवन के अंग प्रत्यंग पर पड़ता है और जलवायु के कारण ही मानव के क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, भाषा, संस्कृति आदि प्रभावित होते हैं। जिस क्षेत्र या प्रदेश में जिस प्रकार की जलवायु मिलती है, उसी के अनुरूप मानव की क्रियाएं विकसित हुई। जैसे विषम या प्रतिकूल जलवायु में मानव आज भी आखेट एवं घुमक्कड़ जीवन यापन करके जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि अनुकूल जलवायु प्रदेशों में मानव ने अत्यधिक उन्नति कर ली है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 8 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।